जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड द यूनिट वेट ऑफ द पर्कुलेटिंग फ्लूइड आर रिड्यूस्ड टू 60% एंड 90% रेस्पेक्टिवली। इफ द अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज। मैंने आपको पहले बताया था जब भी न्यूमेरिकल बनाया जाता है तो आपको अंडरलाइन करना पड़ता है। तो अंडरलाइन कीजिए, क्या दिया गया है, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी दी गई है। तो विस्कोसिटी का क्या सिंबल होता है, तो हम लोग म्यू बोल सकते हैं। फिर एंड यूनिट वेट, यूनिट वेट का सिंबल क्या होता है, गामा होता है। आर रिड्यूस टू 60% एंड 90%, मतलब कितना घट रहा है, मतलब म्यू कितनी परसेंट, तो 60% एंड गामा कितना परसेंट, तो 90%। इफ द अदर थिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। जैसे कि हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। देखिए इसको बनाने का तरीका दो तरीके से होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यूनिट वेट कितने परसेंट दिए गए हैं, तो हम बोल सकते हैं 90 दिए हुए हैं, और विस्कोसिटी कितने दिए गए हैं, 60 दिए गए हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ 9/6। अब 9/6 कितना हो गया, 3 3 या 9, 3 2 या 6। अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1.5। अब देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई, 1.5, लेकिन परसेंटेज कितने होते हैं, 100%। मतलब साइन यहाँ पे प्लस है, मतलब कितने परसेंट 100 से ज़्यादा है, तो 50% ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि इट कैन बी इंक्रीज बाय 50%, क्योंकि यहाँ पे 1.5 है, मतलब 100 से ज़्यादा है, मतलब 150 है, मतलब 50 का डिफरेंस है। तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो 50% इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं। इंक्रीज़ बाय 25% बिल्कुल गलत है। इंक्रीज़ बाय 50%, मैंने देखा अभी यहाँ पे हमारा 1.5 है, मतलब 150% आया। अब 150% में हमारा ओरिजिनल परसेंटेज कितना है, 100 है, और कितना बढ़ गया, तो 50 बढ़ गए। तो कितने परसेंट हो गए, तो इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय 50%। बी इज़ द राइट आंसर। कभी कभी आपको देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे आ जाता 100 पर, यहाँ पे 150% आया है। अब यहाँ पे मान के चलता मैं कि आपको माइनस से मतलब 85% आया होता। 85% मतलब क्या, 100 में से 85 गया, मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय 15%। मतलब 100 से कम है तो आपको रिड्यूस बोलना है, 100 से ज़्यादा है तो आपको इंक्रीज्ड बोलना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Question 62, the coefficient of permeability of soil. A does not depend upon temperature. B increase with increase in temperature. Option C increase with decrease in temperature. Option D none of the above. मैंने आपको ये भी रिलेशन बताया था कि K is directly proportional to gamma by mu and it is directly proportional to temperature. ये मैं बताया था। अभी देखिए यहाँ पे K किसके है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो टेम्परेचर के हैं। मतलब परमेबिलिटी हमारी बढ़ेगी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब के इंक्रीज तो टी भी इंक्रीज। मतलब यहाँ पे के बढ़ रहा है तो टी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, बिल्कुल गलत है, डिपेंड करता है। फिर बी दिया हुआ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे हम यही देख रहे हैं, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। दैट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर। Question number 63, the average coefficient of permeability of natural deposit. A parallel to the stratification is always greater than that perpendicular stratification. Option B parallel to the stratification is always less than that perpendicular stratification. Option C is always same in both direction. Option D parallel to stratification may or may not be greater than perpendicular to stratification. अब सबसे पहले हमको stratification समझना है क्या होता है। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है लेयर बाय लेयर, याद रखिएगा। मतलब कोई भी चीज़ सेडिमेंट्री डिपॉजिट बोलते हैं, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। मतलब क्या बोलेंगे, लेयर बाय लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि परमेबिलिटी किस में ज़्यादा होगा, हमारा पैरेलल में ज़्यादा होगा या परपेंडिकुलर में ज़्यादा होगा। अब देखिए पैरेलल को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन, याद रखिएगा। पैरेलल को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल एंड परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं
वर्टिकल डायरेक्शन, ये भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, पैरेलल नहीं पूछ के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पूछा जाएगा। अब हमको सिंपल सा एक मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ कि यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 1-2 लेयर हैं, ठीक है। मैं पानी यहाँ से गिराऊँगा, तो पानी हमारा हमेशा ज़्यादा किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि KH इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन KV, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में जो पानी जल्दी जाएगा एज़ कम्पेयर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमको याद रखना है पैरेलल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ऑप्शन ए, पैरेलल टू दिस स्ट्रैटिफिकेशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन दैट परपेंडिकुलर स्ट्रैटिफिकेशन, ये बिल्कुल सही इन्होंने बताया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। Question number 64. The total discharge from the two wells situated near to each other is option A, sum of the discharge from the individual well, less than the sum of the discharge from the individual well, greater than the sum of the discharge from the individual well, and equal to the larger of two discharge from the individual well। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि अगर दो वेल हमारा नज़दीक में रहेगा, मतलब नियरर टू ईच अदर रहेगा, तो किसकी डिस्चार्ज ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू दूर में रहेगा। मतलब यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। तो हमको पता है यहाँ पे नज़दीक रहेगा तो हमारा क्या रहेगा कि डिस्चार्ज हमारी कम होगी, क्योंकि डिस्चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगी, इस यहाँ से यहाँ में बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगी, डिस्चार्ज ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे भी ज़्यादा रहेगी। तो जो दूर रहता है उसमें डिस्चार्ज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नियरर टू ईच अदर। तो ये तो आपको बेसिक क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको दिमाग लगाना है छोटा सा कि जो दूर रहेंगे उसकी डिस्चार्ज ज़्यादा रहेंगे, जो नज़दीक रहेंगे उसकी डिस्चार्ज कम रहेगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। पहला दिया हुआ है सम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडिविजुअल वेल, गलत है ये। फिर लेस देन द सम ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडिविजुअल वेल, मतलब यहाँ पे बोला है नियरर टू ईच अदर है, तो हम उसकी डिस्चार्ज क्या हो जाएगी, कम होगी, किससे, इंडिविजुअल से। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65. The flow net of an earthen dam with 30 meter water depth consists of 25 potential drop and 5 flow channel. The coefficient of permeability of dam material is 0.03 mm per second. The discharge per meter length of the dam. मैंने बताया था न्यूमेरिकल जब भी मिलेगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और अंडरलाइन कीजिए पहले। क्या दिया है, दी फ्लो नेथ ऑफ द अर्थन डैम विथ 30 मीटर डेप्थ है, मतलब हाइट के कितनी बात कर रहा है, 30 मीटर। फिर 25 पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है हमारा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू K इंटू एच इंटू NF/ND। तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ND कितना दिया गया है आपको 25, एंड फ्लो चैनल कितना दिया गया है आपको 5, और कोफिशेंट ऑफ परमेबिलिटी दिया हुआ है K, कितना दिया गया है 0.03 mm पर सेकेंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए mm पर सेकेंड है और यहाँ पे पूछा गया है मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, जो चारों ऑप्शन है अलग अलग मुझे नज़र आ रहा है, जैसे 18 है, 45 है, 0.18 है, 0.1125 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 0.0018 है एंड 0.18 है। तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा और उसको यूनिट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर अलग अलग वैल्यू रहता तो हम कुछ नहीं करते। तो क्या करते इसमें कि हम लोग जो यहाँ पे है हमारा 0.03 mm पर सेकेंड है, तो चलिए हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में, मीटर क्यूब पर सेकेंड में कर लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.03 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड लिख सकते हैं। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ K। और हमारा फॉर्मूला क्या है, Q डिस्चार्ज निकालना है अपने, Q इक्वल टू KH/NF/ND। अब देखिए K कितना दिया गया आपको, K दिया गया 0.03 इंटू 10⁻³ H कितना दिया है 30 दिया है, इंटू NF कितना दिया हुआ है, तो NF आपको 5 दिया हुआ है, ND कितना दिया है 25 दिया गया है। तो सबसे पहले 5 पंजा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी आई 0.03 इंटू 10⁻³ इंटू 6, मतलब कितना 6 3 जा 18 पे कितना जीरो, तो हमारे पॉइंट के बाद
ये 0 मतलब ए इज़ द राइट आंसर। हमारी वैल्यू कितनी आई 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि डिस्चार्ज निकालने का, Q इक्वल टू KH बाय NF बाय ND। K मतलब परमेबिलिटी, H मतलब हेड, NF मतलब नंबर ऑफ फ्लो चैनल, ND मतलब इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो इस तरह से आपको निकाल सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला, कुछ हमको दिमाग लगाना नहीं है। 66 the most suitable method for drainage of the fine grained cohesive soil. Option A well point system, option B vacuum system, option C deep well system and option D electro-osmosis method। अब आपको सिंपल सा लॉजिक से समझना है कि electro-osmosis method is the best method for the drainage of फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल। यहाँ पे पूछा गया है फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल मतलब क्या, यहाँ पे सिल्ट भी हो सकता है और क्ले भी हो सकता है। अगर सिल्ट और क्ले को लिए ड्रेनेज के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट यूज़ करते, ठीक है। डायरेक्ट करंट यूज़ करके हमको जो सॉइल पार्टिकल्स होता है उसमें निगेटिव चार्जेस होते हैं। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं और निगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। तो मिट्टी में निगेटिव चार्जेस रहते हैं तो पानी कहाँ अट्रैक्ट करेगा, तो पानी पॉजिटिव में कैथोड के पास अट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद हम लोग पंपिंग के मेथड से उसको ड्रेन कर सकते हैं। दैट्स वाई इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, वेल पॉइंट सिस्टम। तो वेल पॉइंट सिस्टम हमारा सैंड के लिए ही होता है, याद रखिएगा, ये सिर्फ सैंड के लिए होता है। वेल पॉइंट सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं डीप वेल सिस्टम। वेल पॉइंट सिस्टम एंड डीप वेल सिस्टम बोथ आर सेम। वैक्यूम मेथड इज सुटेबल फॉर सिल्टी एंड सिल्टी सैंड के लिए होता है, याद रखिएगा, वैक्यूम मेथड इज सुटेबल फॉर सिल्टी सैंड। लेकिन यहाँ पे पूछा है फाइन ग्रेन कोहेसिव मतलब सिल्ट और क्ले की बात किया है, तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड इज द बेस्ट मेथड टू ड्रेन फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The total number of stress component at a point within a soil mass loaded at its boundary is। अब देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक का, आपको बोल रहा है कि कोई एक बाउंड्री है और बाहर से हम लोड लगा रहे हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट कितने बनेंगे। तो टोटल नंबर स्ट्रेस कंपोनेंट आपको बाहर से अगर आप लोड लगा रहे होते हैं तो 9 बनते हैं, टोटल 9 कंपोनेंट बनते हैं। तो चलिए ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 6 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 9 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम बाहर से लोड लगाएंगे तो टोटल 9 कंपोनेंट में स्ट्रेस लगेंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिर 68 बॉज़निक इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर द वर्टिकल प्रेशर एट अ डेप्थ जेड एट अ सेंटर ऑफ डायमीटर ए कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है, इसको आपको कुछ याद भी नहीं रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन डायरेक्ट ये बुक से उठा के फॉर्मूला रख दिए। इसका मैं डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ, तो आप लोग देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे ए दिया हुआ 1 - 1/1 + a/z का स्क्वायर का पावर 3/2, फिर 3/2a 1 - 1 + a/z का स्क्वायर का पावर 5/2, सी का दिया 1 - 1 + a + z का स्क्वायर बाय 3/2। अब देखिए यहाँ पे हमारा पावर होगा 3/2 वाला, तो 3/2 देखिए ए भी नज़र आ रहा है, सी भी नज़र आ रहा है, डी भी नज़र आ रहा है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि बॉयजनिक फैक्टर में जब वर्टिकल स्ट्रेसर निकालते हैं तो नीचे 2z होता है। तो 2z आप ढूंढिए कहाँ कहाँ पे, a/z है, a/z है, a/z, तो यहाँ पे सब गलत हो गए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये जस्ट फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है इस फॉर्मूला को। क्वेश्चन नंबर 69 द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर डायरेक्टली बिलो ए कंसनट्रेटेड लोड ऑफ ए 3/2 पाई टन्स एट ए डेप्थ 3/2 पाई मीटर इज गिवन बाय। मतलब यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल आया तो आप अंडरलाइन कीजिए, द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर डायरेक्टली बिलो ए कंसनट्रेटेड लोड, लोड दिया हुआ है P दिया हुआ, Q दिया हुआ है, Q कितना दिया हुआ है 3/2 पाई टन्स एट ए डेप्थ ऑफ Z दिया हुआ है आपको 3/2 पाई इज गिवन बाय। अब हमको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमारा होता है अकॉर्डिंग टू बॉयजनिक थ्योरी का। अब इसमें बोला गया आपको यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लोड लग रहा है तो हमारा इस डायरेक्शन में हमको निकालना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। Z हो गया, यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली बिलो द पॉइंट लोड है। अगर आपको लिखा रहेगा डायरेक्टली बिलो द पॉइंट लोड
क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली बिलो दी पॉइंट लोड लिखा है तो R की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला पुट कीजिए यहाँ पे, Q इक्वल टू क्या होता है 3Q/2π जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/1 प्लस R/z का स्क्वायर का पावर 3/2। अब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हर जगह के देखिए यहाँ पे 3/2π है, 3/2π है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 टन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, Q के जगह में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 3/2π। ठीक है, Z के जगह भी आपको पुट करना है क्या 3/2π। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है 3Q/2π जेड स्क्वायर बाय 1/1 प्लस R/z का स्क्वायर पावर 3/2। तो आप पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बिलो द पॉइंट लोड है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो पुट करेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगी 1 टन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स वाई ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, द वर्टिकल स्ट्रेस ऑन ए वर्टिकल लाइन एट ए कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए वर्टिकल लोड। यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहा है कि रेडियल डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा और बोला जा रहा है वर्टिकल स्ट्रेस ऑन ए वर्टिकल लाइन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वर्टिकल लोड। ऑप्शन ए इज सेम एट ऑल डेप्थ, बी इंक्रीजेज विद द डेप्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीजेज अटेन्स ए मैक्सिमम वैल्यू देन डिक्रीजेज, ऑप्शन डी फर्स्ट डिक्रीजेज अटेन्स ए मिनिमम वैल्यू देन डिक्रीजेज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस आपको सेम बताया गया है, रेडियल डिस्टेंस सेम बताया गया है, मतलब यहाँ से जो भी लाइन है उसकी डिस्टेंस हमारी सेम है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब भी वर्टिकल स्ट्रेस ऑन ए वर्टिकल लाइन लगता है तो पहली वैल्यू क्या होती है हमारी मैक्सिमम होती है, मतलब यहाँ से ऐसे मैक्सिमम जाती है, फिर वो डायरेक्टली जाके घटती है, मतलब फर्स्ट क्या हो जाएगी इंक्रीजेज, फिर क्या हो जाएगी डिक्रीजेज हो जाएगी। याद रखिएगा, जब भी वर्टिकल स्ट्रेस ऑन वर्टिकल लाइन में कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस, यहाँ पे ये देखिएगा कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस आपको बोल दिया है तो आपको यही ध्यान में रखना है कि पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा, मतलब फर्स्ट इंक्रीजेज अटेन्स ए मैक्सिमम वैल्यू देन डिक्रीजेज। तो ऑप्शन ये देखते हैं सेम एट ऑल डेप्थ, बिल्कुल गलत है, मैंने बताया अभी, पहले बढ़ेगा फिर वो घटेगा। तो दूसरा है इंक्रीजेज विद डेप्थ, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीजेज, पहले बढ़ रहा है अटेन्स ए मैक्सिमम वैल्यू देन डिक्रीजेज, मैंने यही बताया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर वर्क करूँगा। अगर आपको कुछ नया सीखना है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।